Students, in our last classes, we have started the preparation of haloalkanes and haloarenes. In the sequence of preparation of haloalkanes and haloarenes, just in the previous class, I have told you about the preparation of alkyl halides from alcohol by reaction with hydrochloric acid, and we have dealt the complete mechanism of this chemical reaction. Okay. बेटा अभी तक जो हमारा टॉपिक जो भी चल रहा है हेलोएल्केन्स और हेलोएरीन में, ये है आपका प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन्स एंड हेलोएरीन. तो प्रिपरेशन में जस्ट इससे पहले वाली क्लास में हम लोग किस बारे में बात किए थे कि भाई अल्काइल हैलाइड का प्रिपरेशन करना है, प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड फ्रॉम अल्कोहल बाय रिएक्शन विथ हेलोजन एसिड. हेलोजन एसिड्स क्या होते हैं? HX, HCl, HBr कुछ भी. तो इसकी बातें हम लोग पिछले क्लास में कर चुके हैं. ठीक है. आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन्स बाय अल्कोहल्स विद अ स्पेशल रिएक्शन नोन एज डार्जेंस रिएक्शन, और यू मे सी इट लाइक रिएक्टिंग विद थायोनाइल क्लोराइड. तो आज जो हमारा प्रिपरेटरी मेथड्स में मतलब अल्कोहल को हेलोएल्केन्स में कन्वर्ट करने के लिए जो हमारा दूसरा रिएक्शन होगा वो है आपका बाय डार्जेंस रिएक्शन. अब अगर मैं डार्जेंस रिएक्शन की बात करूंगा तो डार्जेंस रिएक्शन को आप ऐसे भी कह सकते हो कि रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद थायोनाइल क्लोराइड टू प्रोड्यूस और टू प्रिपेयर अल्काइल हैलाइड. ओके. तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो क्या है भाई बाय डार्जेंस रिएक्शन. तो आप कह सकते हो टॉपिक हमारा प्रिपरेशन ही चल रहा है, प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन्स है ना. तो प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन्स में हम लोग बात करें, मैं लिख भी देता हूँ यार. ठीक है. तो प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन्स है, तो प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन्स की बात करेंगे बाय डार्जेंस रिएक्शन. ठीक है. तो हेलोएल्केन की प्रिपरेशन बाय डार्जेंस रिएक्शन लिखो और बाय रिएक्टिंग विथ reacting or treating with thionyl chloride. thionyl chloride मॉलिक्यूल क्या होता है? SOCl2 मॉलिक्यूल. ओके. तो दोनों ही बात है. डार्जेंस रिएक्शन किसे बोलते हैं? जब आप एक अल्काइल अल्कोहल मॉलिक्यूल को ट्रीट करोगे SOCl2 थायोनाइल क्लोराइड के साथ टू प्रिपेयर अल्काइल हैलाइड और हेलोएल्केन, तो इस रिएक्शन को हम लोग क्या नाम देंगे? डार्जेंस रिएक्शन. ओके. अब स्टार्ट करते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, हम लोग मेन पार्ट पे आते हैं. ठीक है. तो बड़ी सिंपल सी रिएक्शन है. आपको लेना है अल्कोहल, आप ले लो ROH. ठीक है. मैं इसके केमिकल रिएक्शन की बात कर रहा हूं, मैं रिएक्शन लिख दे रहा हूं. ROH इज अल्कोहल. दिस अल्कोहल इज ट्रीटेड विथ SOCl2. ओके. तो SO ऐसे दो सील लग जाएंगे SOCl2 इन प्रेजेंस ऑफ किसके प्रेजेंस में? तो यहां दो मीडियम्स हो सकते हैं और इन दोनों ही मीडियम के अकॉर्डिंग ये डिसाइड होता है कि ये रिएक्शन किस मैकेनिज्म को फॉलो करेगा. ये कन्वर्जन सेम रिएक्शन मतलब अल्कोहल रिएक्टेड विद थायोनाइल क्लोराइड विल फॉर्म एन अल्काइल हैलाइड. ठीक. तो
ये रिएक्शन दो मैकेनिज्म्स को फॉलो कर सकता है, सेम रिएक्शन. इट कैन गो थ्रू SNI when the medium is pyridine, and it can go through SN2 when the medium is COCl2. दोनों ही बात है, ठीक है. फिलहाल जो मैं बात करूंगा वो बात करूंगा pyridine के मीडियम में, ठीक है. तो pyridine के मीडियम में जिसका रिएक्शन होगा, that reaction will be according to the SNI reaction mechanism, nucleophilic substitution, इंट्रामोलिकुलर और इंटरनल रिएक्शन. ओके, तो मैं बात करता हूं तो अल्कोहल विद SOCl2 मॉलिक्यूल, और इसे मैंने नाम दिया है बेटा थायोनाइल क्लोराइड. थायोनाइल क्लोराइड. When this alcohol molecule is treated with thionyl chloride in presence of pyridine, ये आपका पैरिडीन मॉलिक्यूल है, थोड़ा ढंग से बना देता हूं. ठीक, पैरिडीन के बारे में यार मैंने एरोमेटिक कंपाउंड्स, जब आप लोगों को एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्लासिलियो में पढ़ाया था तो इसकी एरोमेटिसिटी पे खूब सारी हमने चर्चाएं की थी. When this alcohol molecule is treated with thionyl chloride in presence of pyridine, it forms RCl, alkyl halide बोलिए, alkyl chloride बोलिए. Most probably this reaction is preferred to form alkyl chlorides only. ठीक है, ये रिएक्शन बेसिकली alkyl chlorides के लिए ही है ना. डाल्टन्स रिएक्शन alkyl chloride के लिए. हाँ, एक संभावना और है कि अगर आप यहाँ पे SOCl2 की जगह SOBr2 कर दो तो यहाँ पे अल्काइल ब्रोमाइड बन जाएगा. इसके अलावा फ्लोराइड और आयोडाइड के लिए कोई जगह नहीं होती. बट डायजन रिएक्शन इज ओनली द रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद थायोनाइल क्लोराइड. मतलब जब आप क्लोरीन यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे तभी इसे डायजन रिएक्शन कहेंगे, अन्यथा नहीं कहते. तो कह सकते हो कि दिस अल्कोहल इज ट्रीटेड विद थायोनाइल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ pyridine and formed RCl plus SO2 plus HCl. अब इसमें काफी सारे ज्ञान की बातें हैं. इसमें कोई, ये मैं अभी जो समझाऊंगा ये कोई मैकेनिज्म नहीं होगा. मैं जस्ट रिएक्शन को याद करने के लिए आपको कुछ तरीके समझा दे रहा हूं, उसके बाद फिर मैं आऊंगा रिएक्शन के मैकेनिज्म पे. ठीक है, तो बात को समझो यार. अगर मैं बात करूं तो यहां से आप क्या करो, H के साथ इस Cl को ले लो. ठीक है, H के साथ ही Cl आ गया, ये मॉलिक्यूल बन गया HCl. ये S वाला जो मॉलिक्यूल है SO, इसको यहां से काटो. ठीक है, और इसको यहां पे ऐड कर दो. ठीक, ये मॉलिक्यूल थोड़ा सा गैप रह जाए तो बेहतर होगा. तो ये क्या हुआ, H के साथ Cl आ गया, ये हो गया HCl मॉलिक्यूल बाय प्रोडक्ट के रूप में. O के साथ SO जुड़ गया, SO2 मॉलिक्यूल, ये भी बाय प्रोडक्ट के रूप में. फिर बच क्या गया, ये Cl और ये R. फिर आप इस R को यहां से या इस Cl के साथ जोड़ दो. ठीक है, तो ये बन गया RC. मैंने लिया था अल्कोहल, reacted with thionyl chloride in presence of pyridine and formed alkyl chloride. Formed alkyl chloride. ये मॉलिक्यूल आपका सल्फर डाइऑक्साइड,
और ये आपका फेवरेट मॉलिक्यूल हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है। अब इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आती है कि मैंने जो एक रिएक्शन मैकेनिज्म पहले पढ़ा है, एक ये रिएक्शन है फ्रॉम अल्कोहल टू हेलोलिकिन के लिए, और एक और ऑर्डिनरी प्रोसेस है कि जब हम लोग फॉस्फोरस हैलाइड्स को रिएक्ट करेंगे अल्कोहल से तो भी वो अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये 3 रिएक्शंस है और इन तीनों के बारे में एनसीईआरटी ने जस्ट हनुमान चालीसा की चौपाई की भांति लिख दिया। मतलब बहुत ही कॉम्प्रेस वे में इन तीनों रिएक्शन के बारे में एनसीईआरटी ने लिख रखा है। एनसीईआरटी ने लिखा है कि अल्कोहल्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू अल्काइल हैलाइड्स बाय ट्रीटिंग विथ हैलोजन एसिड्स और phosphorus halides or thionyl fluorides. Thionyl fluoride is preferred because the other two products are escapable gases. बड़ी सुंदर सी लाइन है एनसीईआरटी की, ये एकदम हनुमान चालीसा की चौपाई के भांति लाइन लिख दी, उसके अलावा कुछ नहीं बताया। और जो जेईई में क्वेश्चन है ये बेटा वो इसके मैकेनिज्म तक से आ जाएंगे, तो यहां से सर्सन रीजन निकाल देगा वो। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा ध्यान देना। तो एनसीईआरटी ने लिखा है, बड़ा सुंदर लिखा है कि अल्काइल हैलाइड्स कैन बी बेस्ट प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग अल्कोहल्स विथ 3 संभावनाएं दी हैं। पहला हेलोजन एसिड के साथ ट्रीट कर दीजिए, दूसरा SOCl2 के साथ ट्रीट कर दीजिए और तीसरा फॉस्फोरस हैलाइड के साथ ट्रीट कर दीजिए। फॉस्फोरस हैलाइड मतलब PX3 या PX5 के साथ ट्रीट कर दीजिए। लेकिन इन तीनों ही पॉसिबिलिटीज में सबसे बेहतरीन तरीका, सबसे बेस्ट तरीका इज डायवर्जेंस मेथड। सबसे अच्छा, कभी भी अगर आपको अल्काइल हैलाइड बनाना है किससे, अल्कोहल से, तो अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड बनाने का सबसे बेहतरीन तरीका है डायवर्जेंस मेथड, जो मेथड हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं। व्हाई दिस मेथड इज more beneficial, more important और more commercially important in comparison to other 2 methods। इसके रीजन है कि बेटा ये सल्फर डाइऑक्साइड, इसका भी मीडियम गैस, और ये जो HCl बनेगा ये भी वेपर स्टेट होगा, ये भी गैस बनेगा। ठीक है, तो जब आप देख रहे हो कि ये जो प्रोडक्ट्स बने, ठीक है, ये रिएक्टेंट मैंने लिया, ये 3 प्रोडक्ट्स बने, तो अभी की संभावनाएं में अभी एक, अगर यहां पे इस रिएक्शन को देखते हुए आप ली चैटरियल्स प्रिंसिपल लगाओ तो आप देखोगे यार इस साइड 2 मॉलिक्यूल, इस साइड 3 मॉलिक्यूल्स, तो ये रिएक्शन पीछे आ जाना चाहिए बिकॉज ली चैटरियल के हिसाब से लेसर नंबर ऑफ मोल्स को हम प्रेफर करेंगे, तो ये बैकवर्ड हो जाना चाहिए था, इसकी संभावना कम हो जानी चाहिए थी। लेकिन होता क्या है कि ये HCl बेटा गैस, ये हवा है, हवा की तरह उड़ जाएगा, ये भी गैस है, ये भी उड़ गया। दिस एनसीईआरटी ने लिख रखा है कि दिस SO2 मॉलिक्यूल एंड HCl मॉलिक्यूल आर एस्केपेबल गैसेस। ये दोनों क्या हैं, एस्केपेबल गैसेस हैं। मतलब दीज आर गैसेस विच आर इजिली एस्केप फ्रॉम द रिएक्शन मिक्सर। ये वैसे प्रोडक्ट है, वैसे गैसेस प्रोडक्ट है जो कि रिएक्शन मिक्सचर से बड़ी आसानी से उड़ जाएंगे। ठीक है, तो ये 2 मॉलिक्यूल उड़ गए, अब बचा क्या, तो यहां पे बेटा 2 मॉलिक्यूल, एक ROH अल्कोहल और एक SOCl2, यहां पे बेटा सिर्फ एक मॉलिक्यूल, मतलब द रिएक्शन विल प्रेफर फॉरवर्ड डायरेक्शन, मतलब यहां पे जो डायरेक्शन प्रेफर होगा वो होगा फॉरवर्ड। ये किस ओर जाएगा, फॉरवर्ड की ओर जाएगा, और जब ये फॉरवर्ड की ओर जाएगा इसका मतलब क्या हुआ कि ये प्रोडक्ट प्रीडोमिनेटिंग होगा। कैसा होगा, प्रोडक्ट प्रीडोमिनेटिंग। तो प्रोडक्ट प्रीडोमिनेटिंग होगा और ये रिएक्शन किस ओर जाएगा, फॉरवर्ड जाएगा। इसलिए इस रिएक्शन में जो अल्काइल हैलाइड बन रहा है इसकी यील्ड काफी ज्यादा हो गई, और एक और रीजन बन के आता है कि बेटा जो बाई प्रोडक्ट है वो खुद ब खुद उड़ जा रहे हैं, खुद ब खुद वो एस्केपेबल गैसेस है, वो उनकी इनहेरेंट प्रॉपर्टी हो गई कि ये दोनों उड़ जाएंगे। तो मतलब हमें यहाँ पे जो प्रोडक्ट मिलेगा वो भी एक प्योर प्रोडक्ट मिलेगा। ओके,
तो ये दो रीजंस हैं जिस वजह से आप कह सकते हो कि द डार्जन्स मेथड इज वन ऑफ द बेस्ट मेथड टू कन्वर्ट अल्कोहल्स टू अल्काइल हैलाइड। ठीक है, अब एक मैं असर्शन रीजन कराता हूं, उसके बाद फिर हम लोग इसके मैकेनिज्म पे जाएंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन देखना है। Assertion is in this question. Assertion. Alkyl halides can be, और एक बात ध्यान रखिएगा, either it is your CBSE boards assertion region or assertion region in your AIMS question paper or in JEE, maximum part is from the lines of your NCERT textbook। इसलिए मैंने NCERT की लाइन से ये क्वेश्चन को निकाला है। ठीक है, तो क्या है, अल्काइल हैलाइड्स कैन बी बेस्ट प्रिपेयर्ड by reacting alcohols with thionyl chloride। thionyl chloride है ना? क्या assertion reason कि alkyl halides can be best prepared by reacting alcohol with thionyl chloride। सबसे अच्छा तरीका जो अल्काइल हैलाइड को बनाने का है अल्कोहल से, वो है कि आप अल्कोहल को थायोनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट कर दो। नाउ कम टू द रीजन पार्ट। रीजन पार्ट में अगर आप देखते हो तो ये है, इन दिस रिएक्शन या इन द डार्जन्स प्रोसेस, या एक बात ये भी पता होनी चाहिए कि ये रिएक्शन जो है वो डार्जन्स प्रोसेस है, नाम भी मैंने दिखा दिया। अदर टू प्रोडक्ट्स आर एस्केपेबल। जो डार्जन्स प्रोसेस है उसमें अल्काइल हैलाइड के अलावे जो दो प्रोडक्ट होते हैं वो एस्केपेबल गैसेस होते हैं। तो अभी मैंने जस्ट आपको ये लाइन सुनाई थी, तो आप कह सकते हो assertion is true, reason is true and reason is the correct explanation of assertion। तो जो बेटा एक्सप्लेनेशन है ये भी क्या है, ट्रू है, देन द आंसर मस्ट बी ए। ओके, तो ये बात मैंने जस्ट आपको बताई थी, एनसीईआरटी से निकाला हुआ assertion रीजन है, इसलिए इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ठीक, चलो नेक्स्ट। अब हम लोग बात करेंगे इसके रिएक्शन मैकेनिज्म की। ठीक है, क्लियर। अब ये थोड़ा मैकेनिज्म देख लेते हैं, है ना, देखिएगा। अब अगर हम लोग डार्जन्स रिएक्शन के मैकेनिज्म की बात करें, देखिए बाबू, ये बात बिल्कुल सत्य है कि हर एक रिएक्शन के मैकेनिज्म आपके एग्जाम में नहीं आते हैं, बहुत सेलेक्टेड रिएक्शंस के मैकेनिज्म आते हैं, बट मैं लगभग सारे ही रिएक्शन के मैकेनिज्म आपको पढ़ा रहा हूँ। इसका रीज़न ये है कि हम सीबीएसई के एग्ज़ाम के साथ साथ आपके जेईई एडवांस्ड के लिए भी प्रिपेयर्ड करेंगे। ठीक है, आपको जेईई एडवांस्ड के लिए कुछ अलग सी तैयारी करने की आवश्यकता ना पड़े, इसी वजह से मैं सारी बातें यहीं पे आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, पिछले रिएक्शन की भी मैंने मैकेनिज्म बताई थी, इसकी भी रिएक्शन मैकेनिज्म बताऊंगा। तो
पिछला भी रिएक्शन जो था बड़ी बड़ी साधारण सी चीज है यार, अगर तुम रिएक्शन को देखो तो ROH प्रोडक्ट क्या बन रहा है RCl, मतलब OH हटा Cl जुड़ा, यही हुआ। तो इसका मतलब है कि OH माइनस जा रहा है, Cl माइनस आ रहा है। OH माइनस के पास खुद नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, और वो एक दूसरे जा रहा है, मतलब OH माइनस के पास भी खुद का नेगेटिव चार्ज है और Cl माइनस के पास भी खुद का नेगेटिव चार्ज है, मतलब OH माइनस के पास भी खुद का नेगेटिव चार्ज और Cl माइनस के पास भी खुद का नेगेटिव चार्ज। तो दोनों के पास नेगेटिव चार्ज है, मतलब ये दोनों नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज हैं और दोनों नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज क्या होंगे भाई, एक पॉजिटिव सेंटर की ओर जाएंगे। तो यार देखो, मैं दो बातें कर रहा था कि भाई अगर आप रिएक्शन को देख रहे हो तो OH माइनस जा रहा है, Cl माइनस आ रहा है, दोनों के पास नेगेटिव चार्जेस हैं। अब जब दोनों के पास क्या है, नेगेटिव चार्ज हैं, तो नेगेटिव चार्ज हैं तो मतलब ये पॉजिटिव सेंटर पे जाएंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर की ओर मूव कर रहे होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों न्यूक्लियोफाइल है। तो एक न्यूक्लियोफाइल जा रहा है OH माइनस, एक न्यूक्लियोफाइल आ रहा है Cl माइनस, मतलब ये सब्स्टिट्यूशन है किसका, न्यूक्लियोफाइल का, ठीक है। तो पहले, इससे पहले वाले भी रिएक्शन में देखें तो वो भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन था, ये वाला भी रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, बट दोनों के न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मैकेनिज्म अलग अलग है। पिछला वाला जो था वो आपका था SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म जो रेसमाइजेशन फॉलो कर रहा था, ठीक है। लेकिन ये वाला जो रिएक्शन मैकेनिज्म होगा ये होगा आपका SNI रिएक्शन मैकेनिज्म। SNI कहने का मतलब वो था SN1 सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर। मैं रिएक्शन मैकेनिज्म पे भी आऊंगा अल्काइल हैलाइड के, बहुत डीप पे पढ़ेंगे, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन जब प्रिपरेटरी रिएक्शंस के मैकेनिज्म मुझे बताने हैं तो मैं जस्ट नाम बता दे रहा हूँ। तो बेटा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस बेसिकली जो आप पढ़ते हो वो 5 टाइप के होंगे। SN1 सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर, SN2 सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमोलिकुलर, SNI सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक इंटरनल और इंटरमोलिकुलर जो ये है। उसके बाद पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक रिएक्शंस, ठीक है, ये आप कह सकते हो एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है ना। और एक और होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन विद कंडेंसेशन, ठीक है, तो इसका एक डार्जन्स कंडेंसेशन भी आता है, ठीक है, तो उसकी बात हम लोग अलग से करेंगे। तो ये 5 तरह के होते हैं। पूरे जो हम जी एडवांस्ड के इतना पढ़ ले बेटा कि जी एडवांस्ड के जो भी क्वेश्चन आए वो आपके पढ़ाई से बाहर के नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो बात करते हैं इसकी रिएक्शन मैकेनिज्म की। तो इसके रिएक्शन मैकेनिज्म का नाम है SNI, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक इंटरनल और इंट्रामोलिकुलर का मतलब होता है विद इन अ मॉलिक्यूल। तो अगर कोई भी रिएक्शन मैकेनिज्म एक मॉलिक्यूल के अंदर हो रहा है तो मतलब ये उसी की इंटरनल प्रॉपर्टी है। इंट्रामोलिक्यूलर का मतलब ही हो गया, इंट्रामोलिकुलर है मतलब उसके अंदर हो रहा है, तो अंदर का मतलब हो गया इंटरनल है, ठीक है। अब जरा ध्यान देना, जस्ट मैं एक अल्कोहल ले रहा हूं, फिशर फॉर्म में ड्रॉ करूंगा। ये वाला जो सेंट्रल है ये सेंट्रल कार्बन है, काइल कार्बन होगा। यहाँ पे एक मिथाइल ले लो, एमी माने मिथाइल। यहाँ पे मैं ET ले लेता हूँ, इथाइल, ओके। यहाँ पे हाइड्रोजन ले लेता हूँ और यहाँ पे OH, ओके। अब मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनिए। इस जगह पे SOCl2, ओके। यहाँ पे यार SOCl2 में थायोनाइल क्लोराइड अगर आप बात करोगे तो थायोनाइल क्लोराइड में बेसिकली 4 टाइप के एटम्स हैं। एक सल्फर है
और एक ऑक्सीजन और 2 क्लोरीन, मतलब 4 टाइप के 5 एटम, 4 टाइप के एटम्स है बेसिकली, सॉरी 4 एटम्स है और ये 3 टाइप के है ना। तो 4 एटम्स है जिसमें 2 क्लोरीन है ना, एक टाइप ये हो गया, एक ही और एक ही। मतलब इस SOCl2 के अगर स्ट्रक्चर को ध्यान में देख लीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि सल्फर से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है, क्लोरीन है और ये क्लोरीन है। मतलब सल्फर एटम इज सराउंडेड बाय द हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स। तो ये सल्फर जो एटम है इससे क्लोरीन भी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ऑक्सीजन भी। तो ये सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को इधर खींचेगा, ये क्लोरीन भी खींचेगा और ऑक्सीजन भी अपनी ओर खींचेगा। इसकी वजह से सल्फर विल गेट अ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। सल्फर के पास क्या हो जाएगा, एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज सल्फर में डेवलप हो जाएगा। अब इस चीज को अगर आप ध्यान से देखो, इस ऑक्सीजन को यार मैं थोड़ा ऐसे बना देता हूं, तो देखो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है। अब ऑक्सीजन के पास लोन पेयर का मतलब हुआ इलेक्ट्रॉन पेयर। इलेक्ट्रॉन पेयर का मतलब नेगेटिवली चार्ज। अब नेगेटिवली चार्ज जो भी है वो एक पॉजिटिव सेंटर की ओर भागेगा, है ना। तो ये नेगेटिव चार्ज वाला जो ऑक्सीजन है ये किस पे अटैक किया, पॉजिटिव चार्ज पे अटैक किया। ओके क्लियर। अब पॉजिटिव चार्ज पे अटैक करने के बाद क्या होगा, ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाएगा। ET ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन पे ये H। अब बात को समझिए, ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स थे है ना, अब ये इलेक्ट्रॉन पेयर्स पहले सिर्फ ऑक्सीजन के थे, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन। अब ऑक्सीजन सल्फर के साथ बॉन्ड बना लेगा। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, जैसे ही ऑक्सीजन सल्फर के साथ बॉन्ड बनाएगा तो इस सिचुएशन में ऑक्सीजन के पास एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। क्यों, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स स्टार्टिंग में सिर्फ ऑक्सीजन के थे, अब वो शेयर में आ गया। शेयर में आ गया मतलब अब एक इलेक्ट्रॉन इसके और एक इलेक्ट्रॉन इसके। तो ये बॉन्ड बनने से पहले 2 के दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के थे। अब बॉन्ड बनने के बाद क्या हुआ कि बॉन्ड बनने के बाद आप देख सकते हो कि एक ऑक्सीजन, मतलब एक इलेक्ट्रॉन ही बस ऑक्सीजन के रह गए हैं, अब एक सल्फर को मिल गया, मतलब शेयर हो गया। तो इस वजह से क्या होगा, इस पे एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया। अब पॉजिटिव चार्ज डेवलप होने की वजह से क्या कहानी होगी बेटा, अब पॉजिटिव चार्ज डेवलप होने की वजह से अब इस चीज को हम यहां देखते हैं, अब इसको आगे बढ़ाते, पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया। अब सल्फर में कहानी वैसे ही SO है ना, फिलहाल एक Cl यहां पे लगा दीजिए, है ना। अब बात को समझिए, अब कहानी कुछ, अभी फिलहाल ये Cl को मैं यहां पे लगा रहने देता हूं, ठीक। अब इस चीज को यहां बनाते हैं। इसको आप स्टेप 1 मान के चलो, पहले स्टेप में क्या हो रहा है, थायोनाइल क्लोराइड को का अटैक हो रहा है, अल्कोहल का अटैक थायोनाइल क्लोराइड। अब देखिए, अब सेम स्ट्रक्चर में यहां पे ले आता हूं, ठीक है, थोड़ा ऊपर बनाते हैं। ET H O H प्लस S डबल बॉन्ड O Cl और ये C, ठीक है क्लियर। अब देखिएगा यहाँ पे क्या होगा, अब इससे हम लोगों को क्या करना है भाई, तो इस पोजीशन में आप देख सकते हो कि यहाँ पे ऑक्सीजन के पास पॉजिटिव चार्ज सुटेबल नहीं है, ठीक है। तो ऑक्सीजन के पास पॉजिटिव चार्ज सुटेबल नहीं है। क्यों ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज सुटेबल नहीं है, इसका रीजन ये है कि ऑक्सीजन इज अ मोस्ट और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो ऑक्सीजन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो मतलब उसके पास जो इलेक्ट्रॉन की प्यास है ऑक्सीजन की वो काफी ज्यादा है, और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से उसमें पॉजिटिव चार्ज होना, एक तो वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसे इलेक्ट्रॉन चाहिए, और प्लस में वो पॉजिटिवली चार्ज है,
इसीलिए ऑक्सीजन पॉजिटिवली चार्ज हो गया, मतलब वो और ज्यादा इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। मतलब जो पहले से प्यासा है, जिसके पास पानी, वो पहले से इलेक्ट्रॉन चाहिए, उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है और हम उससे इलेक्ट्रॉन निकाल ले रहे हैं, तो ये एक हाईली अनस्टेबल सिचुएशन हो जाती है। तो इस चीज को ओवरकम करने के लिए यहां से प्रोटोनेशन होगा। प्रोटोनेशन कैसे होगा? प्रोटोनेशन ये होगा कि ये हाइड्रोजन निकलेगा यहां से, ठीक है। मतलब हाइड्रोजन निकलना मतलब ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑक्सीजन को मिल जाएंगे, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे गिर जाएंगे और ये यहां से प्रोटोनेट हो जाएगा H+। अब जो ये H+ निकला, अब यहां पे भी आप देख सकते हो एक अनबैलेंस्ड सिचुएशन है। ऐसे अनबैलेंस सिचुएशन है, अभी ये सल्फर मॉलिक्यूल आपका +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। अब क्या होगा? अब आप कह सकते हो सल्फर और क्लोरीन में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन? तो क्लोरीन। तो क्लोरीन क्या करेगा? बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को लेके निकलेगा। यहाँ दो बातें हो रही, पहला हाइड्रोजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन छोड़ के निकल रहा है, दूसरा सल्फर क्लोरीन जो है वो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके निकल रहा है। दो बातें। तो यहां से क्लोरीन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को लेके निकला बिकॉज क्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, है ना, और हाइड्रोजन अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन छोड़ के निकल रहा है बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है। अब जैसे ये इस तरीके से छोड़ के निकला, अब क्या होगा? ये आप देख रहे हो कि हाइड्रोजन H+ और Cl- इनके बीच एक बॉन्ड बनेगा। तो जो डार्जन्स रिएक्शन का पहला बाय प्रोडक्ट था हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो हमें यहाँ पे मिल जाएगा। तो आप इसका, अब हमारे पास मॉलिक्यूल बन गया इस तरीके का, है ना, ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज नहीं आया, इलेक्ट्रॉन ले लिए हैं, यहाँ पे Me, यहाँ पे Et, और बेटा ये ऐसे सल्फर पे S डबल बॉन्ड O, है ना, और बस एक क्लोरीन अब रह जाएगा इसके पास। इधर बना लीजिए, जहां भी बनाना है बनाइए, बस एक क्लोरीन रह जाएगा। अब ये +4 पे आ गया, ठीक है। अब ऑक्सीडेशन स्टेट को इसने घटा दिया। आप ऐसे भी कर सकते हैं, रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो ये रिड्यूस हो रहा है। चलो खैर, अब आगे की बात देखते हैं। इसको आप स्टेप 2 मान, है ना। नाउ कम टू स्टेप 3। थर्ड स्टेप की बात करते हैं। अब थर्ड स्टेप में क्या हो गया? तो फिर से इस मॉलिक्यूल को मैं ड्रॉ करता हूं। ये मिथाइल, ये इथाइल, ये ऑक्सीजन का एटम S डबल बॉन्ड O, और ये Cl। अब बात को ध्यान में रखना। अब यहां पे क्या होगा? अब यहां पे बड़ी विचित्र सी संरचना होगी। यहां पे स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन होगा। ये स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन किस तरीके से होता है? स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन, स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन का मतलब ये कुछ इस तरीके से घूमेगा, मतलब ये स्ट्रक्चर थोड़ा सा बदलेगा। ये वाला क्लोरीन जो है, इसको ऐसा समझिएगा, ये वाला क्लोरीन यहाँ पे आके अटैक करना चाहेगा, ठीक है। लेकिन क्लोरीन के अटैक करने से पहले ये जगह खाली होनी चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए क्या होगा? यहाँ पे कार्बन है, कार्बन और ऑक्सीजन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव? तो ऑक्सीजन। तो कार्बन, इस अगर स्ट्रक्चर को मैं सही से बनाऊं तो यहाँ पे बेटा एक कार्बन है, यहाँ पे एक ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, यहाँ पे हेटेरोलिटिक क्लीवेज हुआ। अब जब यहाँ पे हेटेरोलिटिक क्लीवेज हुआ तो इसका मतलब, अब बात को समझिए, यहाँ पे क्या हो रहा था? यहाँ पे भी हेटेरोलिटिक क्लीवेज हो रहा था। यहाँ पे हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन देके गया था और क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेके गया था। उसी तरह से अब क्या पे होगा? यहाँ पे ऑक्सीजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को लेके जा रहा है, ठीक है, और इधर से क्लोरीन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को लेके जा रहा है, ठीक। तो अब यहाँ पे क्या हुआ? दूसरा बाय प्रोडक्ट निकलेगा SO2। क्यों? क्योंकि क्लोरीन तो यहाँ से छोड़ गया, ठीक है। अब ये जो पहला क्लोरीन यहाँ निकला, दूसरा क्लोरीन यहाँ से निकलेगा। अब देखो यार, ये Cl जो यहाँ पे निकला था, ये तो प्रोटॉन को कैच करने के लिए निकला था, बट यहाँ पे जो Cl निकल रहा है, ये Cl जो है वो आपका यहाँ पे अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा, अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा, ठीक है। अब Cl अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा। तो अब कैसा स्ट्रक्चर होगा? आप
ध्यान से देख सकते हो ऐसे, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे बेटा Na, यहाँ पे Et। अब देखो यहाँ पे जो कार्बन है, ठीक है, ये कार्बन कार्बोकेटायन है, यहाँ पे रिएक्शन इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन हो रहा है। उसके बाद SO2 मॉलिक्यूल और फिर Cl माइनस। Cl माइनस क्या है? न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल हमेशा किस पे अटैक करेगा? पॉजिटिव पे। तो अब न्यूक्लियोफाइल पॉजिटिव पे अटैक किया, जैसे ये न्यूक्लियोफाइल पॉजिटिव पे अटैक करेगा आपको क्या मिल जाएगा? तो आप देख सकते हो यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे मिथाइल, यहाँ पे हाइड्रोजन और ये इथाइल, और इसके साथ कौन जुड़ जाएगा? क्लोरीन। ठीक है ना, यहाँ पे कौन जुड़ गया? क्लोरीन। अब बात ऐसी है, अब बात को थोड़ा सा समझो, ठीक है। अब बात को ऐसे आप समझ सकते हो कि बेटा इस पूरे रिएक्शन को, जो मैंने मैकेनिज्म बताया, पहले पूरे मैकेनिज्म को देखने के बाद अगर आप देखो तो यहाँ पे कार्बन के साथ जो OH है, ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन बना दिया हूं मैं समझाने के लिए, आप बड़े इजीली इसको ऐसे देखो कि ये यहाँ पे OH है, ठीक। तो समझो बात को, ये जो फंक्शनल ग्रुप था, जो न्यूक्लियोफाइल था, फंक्शनल ग्रुप था, वो यहाँ पे जिस डायरेक्शन में, रिएक्टेंट में जिस डायरेक्शन में है, फाइनल प्रोडक्ट में भी ये न्यूक्लियोफाइल उसी डायरेक्शन में है। मतलब जिस जगह पे OH है उसी जगह पे Cl है, ठीक है। तो अगर आप इसके 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हो तो आपको दिख रहा है कि आपने पढ़ा होगा, मैंने क्लास 11 में जो स्टीरियो आइसोमरिज्म पढ़ाया था RS कॉन्फ़िगरेशन में, तो जैसे ये है वैसे ही है, ठीक है। तो अगर ये R होगा तो ये भी R होगा, अगर इसमें S हुआ तो ये भी S होगा। मतलब there's no change in configuration during this reaction, है ना। तो इस तरह का जो स्टीरियोकेमिकल इफेक्ट्स होते हैं, जो स्टीरियो केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं, तो बेटा हम लोग 3 तरह के इफेक्ट्स के बारे में मेनली पढ़ते हैं, ठीक है। एक होता है आपका रेसेमाइजेशन, एक होता है इन्वर्जन एंड देन रिटेंशन, ठीक है। तो पहले तो बताया जाता है कि अगर कॉन्फ़िगरेशन सेम रहा तो रिटेंशन, अगर कॉन्फ़िगरेशन उलट गया तो इन्वर्जन, और अगर 50% इन्वर्जन है 50% रिटेंशन है देन इट इज रेसेमाइजेशन। फिलहाल के लिए इतना, फिर मैं स्टीरियो केमिस्ट्री बहुत डिटेल में भी पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन रिटेन कर गया, है ना, तो इसीलिए ये जो ऑप्टिकल फेनोमेनन यहाँ पे हो रहा है वो रिटेंशन होता है। ये कौन सा ऑप्टिकल फेनोमेनन है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे रिटेंशन होता है, ठीक है। और एक बात और ध्यान में रखिएगा, आपको 3 तरह की न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस पढ़नी। न्यूक्लियोफाइल का मतलब OH माइनस Cl माइनस सब, ठीक है। तो 3 तरह के आपको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस पढ़ने हैं। तो जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आपको 3 टाइप के पढ़ने हैं, ठीक है, 3 टाइप के न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, वो सारे के सारे किसी ना किसी स्टीरियोकेमिकल फेनोमेनन से रिलेटेड है। जैसे अगर SN1 हो रहा है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलिकुलर, तो इसका मतलब वहां पे रेसेमाइजेशन होगा। अगर आपका SN2 हो रहा है तो इसका मतलब वहां इन्वर्जन होगा, और अगर आपका SNI है तो रिटेंशन होगा। तो ये 3 बातों को आप बड़े ध्यान से देखो, ठीक है। तो अगर किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंज नहीं आ रहा है, रिटेंशन हो रहा है, तो इसका मतलब वो रिएक्शन मैकेनिज्म कौन सा है? SNI है, इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, ठीक है। और अगर ये चेंज कर जाता, उल्टा हो जाता जस्ट, तो आप बोलते वो क्या है? SN2 है, जो कि किसकी प्रेजेंस में होता है? अगर मीडियम जो हम लोगों ने ये रिएक्शन लिया था, इस मीडियम में अगर हम लोग पैरिडीन ले लेते तो वो SN2 के थ्रू होता, इन्वर्जन प्रोडक्ट बनता। अंतर कोई बहुत ज्यादा नहीं होता, ठीक है। होता क्या, बस अल्कोहल को ही हम लोग अल्काइल हैलाइड में ही चेंज करते हैं, अल्काइल क्लोराइड में ही चेंज करते हैं। बस वो दोनों के बीच में क्या होते हैं? वो दोनों क्या होते हैं बेटा? आइसोमर्स होते हैं, ठीक है। वो दोनों क्या होते हैं? आइसोमर्स होते हैं, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन मैं करा देता हूं आपको, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका वीडियो बहुत 40-45 मिनट्स की वीडियोस है, लेकिन इन रिएक्शन मैकेनिज्म को आपको समझने में भी टाइम लगेगा। थोड़ा ऐसे 1-2 बार देखना, और आई होप
कि सारे बच्चे इस वीडियो को एक दो बार तो ज़रूर देखेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये रिएक्शन मैकेनिज्म आपको एक ही बार में सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। मैंने कोशिश किया है आपको समझाने की, वैसे कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं, बट समझने की कोशिश कीजिएगा, है ना। एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल है, क्वेश्चन तो नहीं कह सकते हो। जैसे मान लो मैं एक अल्कोहल ले रहा हूं, ठीक है। ये अल्कोहल is treated with SOCl2 और यहाँ पे भी SOCl2 के साथ ये COCl2 के साथ ट्रीट किया जा रहा है और यहाँ पे पायरिडीन यूज किया जा रहा है, ठीक है। तो दोनों कंडीशन में यहाँ पे प्रोडक्ट बन रहा है X और यहाँ पे प्रोडक्ट बन रहा है Y, है ना। प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट X एंड Y, या फिर इसको मैं और इजी कर दे रहा हूँ, बहुत आसान कर दे रहा हूँ। चलो अभी मैं जो बनाया था उसी पे टेस्ट कर दे रहा हूँ ताकि आप रिलेट कर सको चीज़ों को। मिथाइल इथाइल, है ना, यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे OH, ठीक है। अब प्रोडक्ट क्या होगा थोड़ा देखना, SOCl2 COCl2 के साथ इट विल गो टू, मैकेनिज्म विल बी डिसाइडेड, भैया इसमें डिसाइड हो रहा है SNI, ठीक है। और इसमें कौन सा मैकेनिज्म हो रहा है, इसमें होगा SN2। SNI का मतलब है द ऑप्टिकल फेनोमेनन विल बी रिटेंशन, और यहां पे क्या होगा, इन्वर्जन, ठीक है। तो रिटेंशन अगर हो रहा है तो प्रोडक्ट बिल्कुल इजी हो गया, जैसे जहां पे OH था वहां पे हटा के Cl लगा दीजिए। अगर इन्वर्जन हो रहा है तो आपको क्या करना है, जस्ट इसको उल्टा बना दीजिए। मतलब यहाँ पे मैं Me लगा दे रहा हूँ, यहाँ पे Et लगा दे रहा हूँ, इस हाइड्रोजन को मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे जो था उसको मैं यहाँ पे शिफ्ट कर दे रहा हूँ और इस जगह पे बेटा मैं Cl लगा दे रहा हूँ। मतलब OH यहाँ पे इधर था, अब मैं Cl को इधर लगा दे रहा हूँ, मतलब जस्ट उल्टा। वैसे हम लोग इसी चैप्टर में हेलो एल्केन हेलो एरीन में ही सारे रिएक्शन मैकेनिज्म को देखेंगे, SN1 SN2 SNI, और सारे खूब सारे मैं ऑप्टिकल फेनोमेनन्स पढ़ाऊंगा। अगर आपको POS COS SIP रूल CIP रूल ये सब की भी जानकारी नहीं है तो हम लोग उसके बारे में भी पढ़ेंगे। वैसे मैंने क्लास 11th में आपको स्टीरियो आइसोमेरिज्म में ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से बताई थी। ओके चलिए, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, कोशिश करूँगा जल्दी से। ओके बाय।